हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रीट लेवल 1 के 2012 वाले प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम हिंदी भाषा 1 के 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे है कि पहला ही एक अपठित गद्यांश दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है, अनसीन पैसेज, जिसको आपको पढ़ के प्रश्न संख्या 31 से लेकर 37 तक के प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आप एक अनसीन पैसेज आ जाता है, अपठित गद्यांश आ जाता है, तो उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि पूरे पैराग्राफ को आप एक लाइन से पढ़ डालिए, ठीक है, और उसके बाद प्रश्नों पे जाइए। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट प्रश्न पे चले जाइए और प्रश्न को पढ़ने के बाद फिर आके पैराग्राफ में एक बार झांक लीजिए कि वो चीज़ है कहाँ, उसका अर्थ देख के तुरंत आंसर मार दीजिए। तो आइए हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं कि डायरेक्ट पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, परमुखापेक्षिता का अर्थ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है दूसरों से आशा रखना, बी है पराया मुख अच्छा लगना, सी है पराये मुख की अपेक्षा करना, डी है ऑप्शन ईश्वर का मुख। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि परमुखापेक्षिता कहाँ पे है। तो यहाँ पे पैराग्राफ में आप देखिए तुरंत ऊपर ही परमुखापेक्षिता है, तो इस पूरी लाइन को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो जब पूरी लाइन को आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। तो पूरी लाइन कहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है, मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग शोक दरिद्र अज्ञान तथा परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है। ठीक है, तो यहाँ मतलब ये है कि जो दूसरों से आशा रखता है, ठीक है, जो दूसरों से आशा रखता है उससे बचाकर उसमें आत्मबल का संचार रखना। ठीक है, तो यहाँ परमुखापेक्षिता का मतलब है कि दूसरों से आशा रखने वाला या दूसरों का मुंह ताकने वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका पैराग्राफ से कुछ लेना देना ही नहीं है, इसलिए आपको कहें कि डायरेक्ट पहले आप क्वेश्चन पे चलिए, इससे समय बच जाता है। तो देखते हैं इसमें कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो सेवा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, बी भाषा है, सी प्रयोग है और डी आपका हिंदी है। ठीक है, और इसमें पूछा है कि कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को, सेवा करनी। ठीक है, सेवा करनी है हमको। ठीक है, तो इसमें अगर ये आपको इसको वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं कि हमको सेवा करनी है, तो इससे पता चल जाए कि ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, बी ऑप्शन है भाषा। ठीक है, भाषा का मतलब है अगर इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो भाषा अच्छी लगी, तो अच्छी मतलब यहाँ पे भी स्त्रीलिंग आ गया। हिंदी बोली जाती है, ठीक है, बोली ई अंत में आ गया, मतलब यहाँ भी स्त्रीलिंग है, लेकिन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर इसको आप एक वाक्य बनाएंगे तो प्रयोग किया जाता है, मतलब ये आपका स्त्रीलिंग ना होके ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ऑप्शन सही है कि प्रयोग शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सेवा भाषा हिंदी ये तीनों ऑप्शन स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे जो गद्यांश है वहाँ पे एक शब्द प्रयोग हुआ है अर्थ, और इस अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है, तो क्या आशय, मतलब, धन, अभिप्राय। तो या तो आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे
पढ़ेंगे पैराग्राफ को तो भी अर्थ मिल जाएगा, और नहीं भी अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए बिना पढ़े ही इसका आंसर मिल जाएगा। इसका एक तरीके से ये शार्ट ट्रिक है। यहाँ पे आप देखिए 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, जैसे आशय, आशय का मतलब होता है कि जो है अर्थ, मतलब इसका भी अर्थ होता है कि जो है मतलब अर्थ ही, अभिप्राय, ये तीनों चीज़ें एक ही है, आशय मतलब अभिप्राय अर्थ, ठीक है, ये तीनों चीज़ें एक ही है। लेकिन जो धन शब्द है, ये धन जो है पैसे के लिए, यहाँ जो अर्थ है, अर्थ का मतलब जो है जो धन होता है, जैसे अर्थव्यवस्था जिसे कहा जाता है, वहाँ पे धन जो शब्द है वो तीनों से अलग है। तो ऑटोमेटिक जो है आपका क्वेश्चन नंबर 33 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है। आप जो है जब कभी भी प्रश्नों को सॉल्व करिए, जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, तो आप इस तरह की भी ट्रिक लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे प्रश्न आपको आए ही, और जहाँ पे प्रश्न ना आए तो आप क्वेश्चन में जो है वो गलत ऑप्शन को, अगर सही ऑप्शन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो फिर गलत ऑप्शन को ढूंढिए कि यहाँ पे जो है गलत कौन हो सकता है। या फिर जो है 3 ऑप्शन है तो तीनों में सिमिलर, अगर तीनों में समानता है, चौथा अलग है, तो समझ लीजिए चौथा ही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए तीनों ऑप्शन जो है समान हैं, लेकिन ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो जो है असमान है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा एक वचन है, कौन शब्द एक वचन है। ऑप्शन नंबर ए है विचारों, बी है भाषाओं, सी है अक्षय, डी है मनुष्यों। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विचार से बना है, विचार का बहुवचन होता है विचारों, भाषा का बहुवचन होता है भाषाओं, मनुष्य का बहुवचन होता है मनुष्यों, लेकिन अक्षय जो है ये आपका एक वचन में लिखा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, कीमत का बहुवचन है, कीमत का बहुवचन पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या इसका जो है कीमती होता है, कीमतों होता है, कीमतों होता है, या कीमत होता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो कीमत शब्द है इसका बहुवचन आपका, कीमत शब्द का बहुवचन कीमतों होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है। जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो कीमत लिखा गया इसी में जो है तो की मात्रा लग जाएगा, ऊपर जो है बिंदी, तो कीमतों शब्द इसका जो है बहुवचन होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, माध्यम का बहुवचन है, माध्यम का बहुवचन है मध्यमा, माध्यमिक, मध्यम, या फिर माध्यमों, ठीक है। तो माध्यम का जो बहुवचन होता है वो आपका माध्यमों होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, जो कि पैराग्राफ से रिलेटेड आपका आखिरी क्वेश्चन है। अक्षय निधि का अर्थ है। तो अक्षय निधि का अर्थ क्या है, आइए पहले जो है इसको पैराग्राफ में देख ही लेते हैं कि कहाँ पे है। तो पैराग्राफ में जब देखेंगे तो एकदम लास्ट में हम लोग देखे थे अक्षय निधि, यहाँ पे देखिए वह निश्चय ही अक्षय निधि है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ यह हो रहा है अक्षय निधि का कि जो है कभी न खत्म होने वाली वह संपत्ति है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है, मतलब कभी न संपन्न होने वाली संपत्ति है। तो आइए अब इसको जो है क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अक्षय निधि का अर्थ है, तो यहाँ पे अक्षय निधि का अर्थ है कभी ना खत्म होने वाली संपत्ति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अब बढ़ते हैं आगे, फिर से जो है एक और अपठित गद्यांश आपके सामने देखिए आ गया। यहाँ पे जो है क्या है, गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन नंबर 38 से लेके क्वेश्चन नंबर 44 तक के प्रश्नों का हमें आंसर देना है। तो आइए पहले जो है क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में तत्सम शब्द है,
ठीक है। तो तत्सम जो है, तत्सम तद्भव उसे कहते हैं। तत्सम उसे कहते हैं वह शब्द जो संस्कृत भाषा का जो मूल शब्द है वो अपने ओरिजिनल, अपने मूल फॉर्म में अभी भी है, अभी भी जो है संस्कृत के ही रूप में प्रयोग होता है, उसे तत्सम कहते हैं। और वह शब्द जो पहले मूल रूप से संस्कृत में थे लेकिन अब उनका रूप परिवर्तित हो गया है, उसे तद्भव कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि तत्सम का मतलब होता है संस्कृत का ओरिजिनल, वही ज्यों का त्यों शब्द, और जो है तद्भव का मतलब होता है कि जो है उन शब्दों का जो है रूप परिवर्तित हो गया है, अब वो जो है उनका फॉर्म चेंज हो गया है। तो आइए देखते हैं कि इन ऑप्शंस में के कौन जो है संस्कृत में है, वही उसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वही तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जमीन, ऑप्शन नंबर बी है शून्य, ऑप्शन नंबर सी है खुद, और ऑप्शन नंबर डी है मजबूत। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो तत्सम शब्द है, जो शून्य शब्द है, वही आपका तत्सम है। ठीक है, तत्सम जो है यहाँ पे शून्य शब्द है, बाकी जो है आपके जो है परिवर्तित रूप हैं, तद्भव हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, निम्न में विदेशी शब्द है। तो विदेशी शब्द उसको कहते हैं जो शब्द दूसरे देश से आया हो, जैसे अंग्रेजी का शब्द हो गया, या फिर आपका जो है उर्दू का, अरबी, फारसी, ये सब विदेशी शब्द की श्रेणी में आते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शन है पेड़, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी खंड, ऑप्शन नंबर सी तालाब, ऑप्शन नंबर डी खुद। तो यहाँ पे विदेशी जो है जो शब्द हैं वो आपका सी और डी, तालाब और खुद, ये दोनों शब्द, जो तालाब शब्द है और खुद शब्द है, ये जो फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, अभी आपको हमने बताया कि जो भी उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ये सब जो अन्य भाषाओं के शब्द हैं उसको विदेशी शब्द कहा जाता है। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी दोनों जो है बोर्ड ने इस क्वेश्चन के लिए दोनों आंसर को सही माना था। अब अगला प्रश्न है, जमीन का पर्यायवाची नहीं है। जमीन का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी, तो होता ही है। धरती, ये भी होता है। विपट, तो विपट जो है ये आपका जमीन का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, विपट का मतलब होता है वृक्ष। ठीक है, विपट का मतलब होता है वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची है, पादप का पर्यायवाची है। और जो है धरती, ये भी आपका जमीन का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे जमीन का पर्यायवाची नहीं है, मतलब विपट, ये वृक्ष का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 41 पे बढ़ते हैं। जीवित का विलोम है। ठीक है, जीवित का विलोम है तो क्या अजीवंत है, ऑप्शन नंबर ए, बी है अस्थिर, सी है अजीवित, डी है मृत। तो जो है जीवित का विलोम, विलोम का मतलब उल्टा, तो जीवित का उल्टा मृत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने, कौन शब्द प्रत्यय नहीं है। कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है, तो मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये ढूंढना है कि किस शब्द में जो है प्रत्यय नहीं लगा है। तो आइए जो है इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लोगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है पशुओं, ऑप्शन नंबर सी है सदस्यों, ऑप्शन नंबर डी है पीढ़ी। तो देखिए लोग से बना है लोगो, तो यहाँ पे प्रत्यय लगा है। पहले आपको बता दें कि उपसर्ग प्रत्यय होता क्या है। उपसर्ग यह होता है कि यहाँ पे आपका शब्द में, शब्द के आगे कोई जो है कुछ आप जोड़ दीजिए, शब्द के आगे कोई जो है शब्द और जोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद जो शब्द बनता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है उपसर्ग इसे कहते हैं, और शब्द के बाद में अगर कुछ जोड़ा जाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो शब्द है लोग, और लोग में जो है ओ की मात्रा जोड़ उठी तो जो हो गया लोगों। तो ये जो आपका प्रत्यय है, और यहाँ पे पूछा कि कौन सा प्रत्यय नहीं, हमें नहीं ढूंढना है। पशु, पशु से बना पशुओं, सदस्य, सदस्य बना सदस्यों,
अब पीढ़ी, पीढ़ी जो है आपका इसमें प्रत्यय नहीं लगा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। पीढ़ी का अगर प्रत्यय लगा तो पीढ़ी हो जाता। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। पढ़ते हैं 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 है, मिलजुल समास का विग्रह होगा। मतलब दिया गया कि मिलजुल, इसमें कौन सा जो है विग्रह होगा इस समास का विग्रह करने पे। तो ऑप्शन नंबर ए है मिल से जुल, ऑप्शन नंबर बी है मिल और जुल, ऑप्शन नंबर सी है मेल जोल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहले आपको बता दें कि देखिए मिलजुल का मतलब यह है कि इसका जो अर्थ होगा वो मिल और जुल, यहाँ जो हाइफन चिन्ह लगा है उसका मतलब होता है और। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसका अगर आप विग्रह करेंगे, ठीक है, अगर इसका आप विग्रह करेंगे तो यहाँ अथवा या फिर जो है जैसा वाला आपका व्यवहार आएगा, जैसे मिल और जुल, मिल अथवा जुल, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें कि जहाँ पे दोनों पद प्रधान हो और बीच में जो है हाइफन चिन्ह लगा हो, या फिर आपका एक दूसरे के जो है दोनों विपरीत रहें, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। यहाँ जो अगर समास पूछा होता तो यहाँ पे द्वंद्व समास था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्न में अव्यय है। तो देखते हैं अव्यय। तो पहले आप जान लीजिए कि अव्यय कहते किसे हैं। तो अव्यय उसे कहते हैं जिस शब्द पे आपका काल लिंग वचन का जो है कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब जो है काल या लिंग या वचन में परिवर्तन हो लेकिन उस शब्द पे कोई फर्क ना पड़े, उसी को हम अव्यय कहते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है समाज, बी है खंड, सी है एक और डी है व्यवस्था। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो एक शब्द है यही जो है आपका अव्यय है, क्योंकि इस पे आपका चाहे लिंग परिवर्तित हो, काल परिवर्तित हो, वचन परिवर्तित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक लड़का तब भी एक ही रहेगा, एक लड़की तब भी एक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक का रूप है वो कभी परिवर्तित नहीं होगा, इसी को हम अव्यय कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका अगर समाज को लेते हैं तो एक वचन समाज है, बहुवचन करेंगे तो समाजो हो जाएगा। ये खंड को लेते हैं तो एक वचन खंड है, बहुवचन करेंगे तो खंडो हो जाएगा। डी आप ऑप्शन लेते हैं तो व्यवस्था है, तो इसका बहुवचन करेंगे तो व्यवस्थाओं हो जाएगा। लेकिन एक का बहुवचन नहीं होगा, मतलब इस पे जो है लिंग वचन काल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जिस पे जो है लिंग वचन काल का फर्क नहीं पड़ता उसी को अव्यय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है श्रुत लेख। क्वेश्चन नंबर 45 है श्रुत लेख में किस कौशल का अधिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए है श्रवण लेखन, ऑप्शन नंबर बी है वाचन श्रवण, ऑप्शन नंबर सी है श्रवण वाचन, ऑप्शन नंबर डी है लेखन वाचन। तो आपको बता दें कि श्रुत लेख में पहले आप इस जो है श्रुत लेख शब्द को सुनिए, समझिए। श्रुत लेख में का अर्थ होता है श्रुत मीन्स सुनना, लेख मीन्स लिखना, मतलब सुनकर लिखना, सुनकर लिखना। श्रुत लेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना, ठीक है। और सुनने को हम श्रवण भी कहते हैं, ठीक है, सुनने को श्रवण भी कहते हैं। तो बस अब आप देख लीजिए ऑप्शंस को, जिस ऑप्शन में ये सारी चीज़ें मिल जाएं वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है श्रवण लेखन, मतलब सुनना लिखना, लिखना को लेखन भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो है श्रुत लेख में मतलब सुनकर लिखना, मतलब सुनकर को कहेंगे श्रवण, लिखना को कहेंगे लेखन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 है कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, ठीक है। कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है,
तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है लेखन की असावधानी। तो बिल्कुल अगर आप लिखने में असावधानी दिखाएंगे तो फिर वर्तनी तो अशुद्ध होनी ही है। जलवायु, ऑप्शन नंबर बी है जलवायु। ऑप्शन नंबर सी है अशुद्ध उच्चारण। ऑप्शन नंबर डी है व्याकरण का कम ज्ञान। तो यहाँ पे पूछा है कि अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, तो लेखन में असावधानी से बिल्कुल जो है वर्तनी में अशुद्धि होगी ही। अशुद्ध उच्चारण, जो बच्चा बोलेगा ही गलत तो गलत लिखेगा ही। व्याकरण का कम ज्ञान, कई बार जो है ज्ञान के अभाव में भी लोग गलतियाँ कर जाते हैं। लेकिन जलवायु से जो है वर्तनी अशुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जलवायु से आप जो है कहीं की भी जलवायु, मान लीजिए अगर आप कहीं गर्म जलवायु में, गर्म प्रदेश में है तो भी आप जो है साफ बोलेंगे, कहीं ठंडे प्रदेश में चले गए तब भी साफ बोलेंगे, कहीं पे बरसात बहुत ज़्यादा हो रही तब भी आपके जो है बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जलवायु से। तो यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, क्या है वो, जलवायु। क्वेश्चन नंबर 47 है अच्छी परीक्षा में आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर बी है वस्तुनिष्ठा। ऑप्शन नंबर सी है विभेदीकरण। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि एक अच्छी परीक्षा में विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और विभेदीकरण, ये तीनों चीज़ें ही आवश्यक होती हैं। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। मूल्यांकन उपयोगी है किस लिए? ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थी की प्रगति जानने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थी की कक्षा में उपस्थिति जानने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों के आचरण जानने में। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि कभी भी मूल्यांकन किया जाता है तो आप यह जानने के लिए कि जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, उसकी प्रगति कहाँ तक हुई है। मूल्यांकन जो है शिक्षण का जो है यही उद्देश्य जो है आपका स्पष्ट करता है कि जो है विद्यार्थी की प्रगति जानने के लिए ही मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49 अब आपके सामने है। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी है उपचारात्मक परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी है माँ बाप से शिकायत। और ऑप्शन नंबर डी है उसे दंड देंगे। तो देखिए, अगर कोई भी बच्चा गलती करता है तो आप उसके माँ बाप से शिकायत अगर करेंगे तो बच्चा जो है लज्जित महसूस करेगा। हो सके कल से वो विद्यालय ही आना जो है छोड़ दे। उसके माँ बाप जो है या तो उसे जो है मारने पीटने लगे, शारीरिक दंड देने लगे, उससे जो है उसकी पढ़ाई पे असर पड़ेगा। तो अगर कोई अशुद्ध लिखता है तो माता पिता से शिकायत नहीं की जाती है, उसे दंड देंगे। तो आरटी एक्ट तो जो है आरटी एक्ट 2009 तो साफ साफ कहता है कि आप किसी को जो है शारीरिक मानसिक दंड दे ही नहीं सकते हैं। तो दंड देना तो बिल्कुल उचित नहीं है। हाँ, उसको आप उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण उसे कहते हैं जिसमें आप विद्यार्थी कहाँ पे जो है अशुद्धि कर रहा है, कहाँ पे गलती कर रहा है, उसका जो है आप उपचार करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है कि उपचारात्मक शिक्षण देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 है मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है। तो आपको जो है क्वेश्चन दिया है, उसमें से आपको जो है ढूंढना है कि इसमें विधेय क्या है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। तो ऑप्शन नंबर ए है मेरा मित्र। ऑप्शन नंबर बी चित्रकार। ऑप्शन नंबर सी है बहुत अच्छा चित्रकार है। ऑप्शन नंबर डी है बहुत अच्छा। तो आपको बता दें कि इस पूरे ऑप्शन में विधेय पूछ रहा है। तो दिए गए वाक्य में
जो बहुत अच्छा चित्रकार है, बहुत अच्छा चित्रकार है, ऑप्शन नंबर सी यही आपका विधेय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका मेरा मित्र राकेश, मेरा मित्र राकेश, ये तो आपका जो है उद्देश्य हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और जो है अच्छा चित्रकार है ये जो है आपका विधेय हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा चित्रकार है ये आपका विधेय हो गया। आपने जो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा होगा कि जो है जो आप सब्जेक्ट को निकाल दें, सब्जेक्ट को निकाल दें, उसके बाद जो बचता है उसे जो है प्रेडिकेट कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं। तो मेरा मित्र राकेश ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी उद्देश्य हो गया। अब बहुत अच्छा चित्रकार है ये आपका विधेय हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। सलमा घर जाती है, वाक्य है। तो ये एक वाक्य दिया गया है कि जो है सलमा घर जाती है, और इस वाक्य में जो है ये किस प्रकार का वाक्य है पूछा जा रहा है। तो क्या ये सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, या इच्छार्थक वाक्य है। तो ये जो है आपका सरल वाक्य है, जहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट हो, एक क्रिया हो। ठीक है, वो आपका सरल वाक्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बढ़ते हैं, आपको ये भी बता दें कि निषेधात्मक वाक्य उसे कहते हैं जहाँ पे निगेटिव जो है, कुछ नकारात्मक जो है वाक्य में कोई नकारात्मक चीज़ है, वहाँ निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे यही होता है ऑप्शन में, अगर ये रहता कि सलमा घर नहीं जाती है, अगर नहीं शब्द आ गया होता तो आपका वो निषेधात्मक हो जाता। ठीक है, और आज्ञार्थक वाक्य का मतलब ये होता है कि जहाँ किसी वाक्य में जो है आज्ञा का भाव हो। ठीक है, जैसे है कि तुम बैठ जाओ, अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं किसी बच्चे को, कह रहे हो कि बैठ जाओ, तो आप उसको आज्ञा दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो जहाँ पे ऑर्डर देने का भाव हो सेंटेंस में, वाक्य में, तो हाँ आज्ञार्थक वाक्य होता है। और डी नंबर ऑप्शन है इच्छार्थक वाक्य, मतलब जहाँ जिस वाक्य में आप अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। ठीक है, आप अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, वो जो है इच्छार्थक वाक्य होता है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 51 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही था, सरल वाक्य। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 है, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। तो रेखांकित अंश जो है कहाँ तक है, लंका का राजा रावण। अब इसमें देखते हैं कि जो है ये क्या है। तो क्या ये विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, या फिर जो है संज्ञा पदबंध है, या सर्वनाम पदबंध है। तो आपको बता दें कि लंका का राजा रावण, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका संज्ञा पदबंध है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है संज्ञा पदबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 है, पारा उतरना। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है। तो जो पारा उतरने का जो मुहावरा जो प्रयोग किया जाता है कि पारा उतर गया, तो इसका मतलब क्या है। तो आइए देखते हैं, अर्थ देखते हैं इसका क्या है। ऑप्शन नंबर ए है तापमान कम होना, ऑप्शन नंबर बी है क्रोध कम होना, ऑप्शन नंबर सी है बुखार उतरना, ऑप्शन नंबर डी है सर्दी पड़ना। तो आपको बता दें कि पारा उतरने का अर्थ होता है कि जो है क्रोध कम हो जाना। ठीक है, कहते हैं ना किसी का उनका पारा उतर गया, मतलब उनका क्रोध कम हो गया, उनका गुस्सा कम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 53 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 है, आंखें फेर लेना का अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, आंखें फेर लेना, इसका जो है आपसे अर्थ पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है दूसरी तरफ देखना, ऑप्शन नंबर बी है किसी और को चाहना, ऑप्शन नंबर सी है उदासीन हो जाना, और ऑप्शन नंबर डी है नाराज हो जाना। तो यहाँ पे आपका
जो आंखें फेर लेना का अर्थ होता है कि जो उपेक्षा करना, आप किसी की जब उपेक्षा करते हैं, जो किसी को अनदेखा कर देते हैं, किसी को देखे अनदेखा कर दिए, मतलब उसके प्रति आप उदासीन हो जा रहे हैं, कोई जो है भाव ही नहीं रख रहे हैं, उसी को जो है आंखें फेर लेना कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है कि आंखें फेर लेने का मतलब उदासीन हो जाना, उसके लिए कोई भाव ही ना देना, उसको एकदम जो है अनदेखा कर देना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 है, कोयले की दलाली में हाथ काले। क्वेश्चन नंबर 55 है, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है, आपसे इसका अर्थ पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, कोयले का व्यापार मत करो। ऑप्शन नंबर बी है, कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, दलाली नहीं करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है, खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। तो कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ होता है कि खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 है, भाषा है तो भाषा क्या अर्जित संपत्ति है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है, ऑप्शन नंबर सी है ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है, ऑप्शन नंबर डी है सहजात योग्यता है। तो अगर आपने जो है सीडीपी में पढ़ा होगा भाषा के बारे में, नोम चोम्स्की को आपने पढ़ा होगा अगर, तो उन्होंने बताया था कि भाषा आपकी एक अर्जित संपत्ति है। ठीक है, उसमें उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को बताया था कि आपके माइंड में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जिसे हम LAD कहते हैं, और जो है इसको हिंदी में भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं। और उसी भाषा अर्जन यंत्र की वजह से आप जो है भाषा को अर्जित करते हैं अपने सोसाइटी से, अपने समाज से। तो यहाँ पे भाषा है एक अर्जित संपत्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 57 पे बढ़ते हैं। और अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है आगमन विधि का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी है तकनीक का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी है सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, और ऑप्शन नंबर डी है अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। तो भाषा में बहुमुखी प्रयास मतलब आप जब भाषा शिक्षण कर रहे हैं तो उसमें जो है बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, और इसका जो है अभिप्राय, इसका आपका अर्थ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो भाषा शिक्षण होता है उसमें कोशिश ये किया जाता है, बहुत सारे प्रयासों में NCF भी ऐसा कहता है कि आप भाषा को जो है सभी विषयों में, ठीक है, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल दीजिए। चाहे वो गणित पढ़ा रहे हों तब भी आप जो उनकी जो है मातृभाषा को प्रयोग करिए, विज्ञान पढ़ा रहे हैं तब भी उनकी भाषा का प्रयोग करिए, और हिंदी पढ़ा रहे हैं तो भी करिए। मतलब जो भी भाषा आप पढ़ा रहे हैं तो उनका जो है भाषा शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल दिया जाए, उनकी जो मातृभाषा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 है, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। मतलब अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है तो क्या वो शिशु स्तर पे उपयुक्त है, उच्च स्तर पे उपयुक्त है, या प्रारंभिक स्तर पे उपयुक्त है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप शिशु स्तर कह देंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चा सिर्फ शिशु स्तर पे ही अनुकरण विधि का जो है प्रयोग करता है। ये कह लीजिए प्रारंभिक स्तर पे, जब बच्चा जो है छोटा रहता है, चाहे वो शैशवावस्था में हो, बाल्यावस्था में, हर अवस्था में वो अनुकरण करता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे जो है अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है, तो क्या उपयुक्त है? वो प्रारंभिक स्तर पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 है,
विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है। मतलब जो विद्यार्थियों हैं उसमें भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए किस प्रणाली का जो है सबसे ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा। तो क्या वो प्रणाली जो है भाषण है, मतलब बच्चों से भाषण दिलवाएं, या साक्षात्कार लें, उनका इंटरव्यू लें, प्रश्नोत्तर करें उनसे, या उनको अवलोकन करने का मौका दें। तो कहीं पे अगर आप जो है किसी चीज़ में किसी का इंटरेस्ट क्रिएट करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चा जो है या व्यक्ति जो है उसमें इंटरेस्ट ले, रुचि उत्पन्न हो, तो उसके लिए पहले उसको जो है देखने दीजिए, ठीक है, अवलोकन करने दीजिए, समझने दीजिए। जब उसको समझ जाएगा ऑटोमेटिक जो है रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो इसीलिए जो है विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास के लिए अवलोकन जो है सबसे अधिक उपयोगी रहेगी, ठीक है, अवलोकन प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 59 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। भाषा कौशलों की संख्या है। भाषा कौशलों की संख्या है, तो भाषा कौशलों की संख्या कितनी है? 5, ऑप्शन नंबर बी 4, सी 3, ऑप्शन नंबर डी 10। तो जो भाषा कौशल होते हैं वो आपके 4 होते हैं, ठीक है, भाषा कौशल 4 होते हैं। इसको हम लोग ऐसे याद करें हैं, श्रु, बो, प, ली, ठीक है, इसको शुबो पल्ली से याद करेंगे। शु का मतलब होता है सुनना, शु का मतलब होता है सुनना, पहला भाषाई कौशल जो है वो सुनना होता है। अब बो का अर्थ होता है बोलना, दूसरा भाषाई कौशल होता है बोलना, ठीक है, दूसरा भाषाई कौशल है बोलना। तीसरा भाषाई कौशल है पढ़ना, तीसरा जो है भाषाई कौशल आपका जो है वो है पढ़ना, ठीक है। और चौथा भाषाई कौशल होता है लिखना। तो जो भाषा का विकास है इसी क्रम में होता है, ठीक है, पहले जो है आप सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर आप लिखते हैं, ठीक है। तो आपके जो भाषाई कौशलों की संख्या टोटल 4 है, जिसे जो है शुबो पल्ली से हम लोग याद करेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आइए जो है क्वेश्चन काफ़ी जो है पूछता है, एक जो है रीट में तो पूछता है, सीटेट में इससे ये क्वेश्चन हर बार फिक्स ही रहता है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।